ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। है बेटे के वजूद से घर में चिराग रोशन, अगर बेटी ना हो तो वो घर ही कहाँ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सर बुलंद है आज, कल बेटी ना हो तो कदमों के नीचे जन्नत ही कहाँ है। ताबीर भी हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सर बुलंद किया है, उसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि जब बेटियां पढ़ती हैं तो उसके मायके से लेकर ससुराल तक में इल्म की खुशबू से आंगन मुअत्तर हो जाता है। बेटी के तालीम याफ्ता होने का फायदा मुआशरे को किस तरह से मिलता है, उसकी मिसाल जामिया मिलिया के सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज में बतौर प्रोफेसर डॉक्टर राहीला फारूकी को देखकर समझा जा सकता है। एक IAS की बेटी होने के बावजूद किस तरह से एक छोटी सी कंपनी में बतौर सेल्स एग्जीक्यूटिव से अपने करियर की शुरुआत की। बचपन से ही पढ़ने में काफी ज़हीन होने का नतीजा ये हुआ कि AMU में दाखिला मिला और वहीं से अपने मैनेजमेंट की तालीम भी मुकम्मल की। पढ़ाई के दौरान ही राहिला अपने अखराजात के लिए वालिदैन पर बोझ न डालने के लिए काफी संजीदा रहीं। अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद कई प्राइवेट कंपनियों में नौकरी ही नहीं की बल्कि नेट भी क्वालिफाई किया। आज भी प्रोफेसर राहिला अपने इल्म में इजाफे के लिए पढ़ती हैं और बिल्कुल अप टू डेट रहती हैं ताकि अपने स्टूडेंट्स के सवालात का बखूबी जवाब दे सकें। अभी कोविड के दौर में भी जहां सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, प्रोफेसर राहिला अपने स्टूडेंट्स की रोजाना ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं। अपनी क्लासेस से फारिग होने के बाद प्रोफेसर राहिला अपने घर का काम भी खुद करती हैं। नाज़रीन आदाब, मैं नदीम खैर मकदम करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। नाज़रीन आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में, इस शो में हम आपके लिए हमेशा एक ऐसी खातून से रूबरू होते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने माशरे के लिए कुछ किया हो या फिर सख्त हालात में वो आगे बढ़ कर आई हों या फिर कुछ ऐसा किया हो समाज के लिए जो एक नज़ीर बन गया हो। आज भी हमारे साथ एक ऐसी खातून, एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, राहिला फारूकी। इनकी अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो शायद शाम हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो वो आज सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट सेल में कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी वो संभाल चुकी हैं, यूनिवर्सिटी में भी और डिपार्टमेंट में भी। कई बुक्स इन्होंने लिखी हैं, कई बुक्स इन्होंने एडिट किए हैं, कई आर्टिकल्स लिखे हैं, कई ममालिक में लेक्चर्स दिए हैं और इसके अलावा कई देशों के स्टूडेंट्स के साथ आज भी वो कनेक्टेड हैं और उन्हें राह दिखा रही हैं, जैसा कि इनका नाम है राहिला। राहिला का मतलब होता है राह दिखाने वाली। तो आज राहिला जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा, आगे के प्लान्स हैं इनके और किस तरह की इस वक्त वो चीज़ें देखती हैं और लड़कियों के लिए वो क्या करना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं। राहिला जी, आप एक ऐसी फैमिली से हैं जहां आपके वालिद IAS हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने जॉब ऐसी की, बिल्कुल थोड़े से स्केल पर, थोड़े से सैलरी पर, आप ऑटो में सफ़र करती थी। आपने ये सारी बातें मुझे बताई हैं, आपकी ज़ुबानी में जानना चाहता हूँ तो कितना मुश्किल रहा एक ऐसी फैमिली से होने के बावजूद बिल्कुल नीचे से, स्क्रैच से शुरुआत करना। जी शुक्रिया नदीम। मेरे फादर IAS थे, यूपी में PCS से IAS हुए थे। फादर बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही पंक्चुअल थे और उन्होंने हमेशा हम लोगों को ये तरबियत दी कि ख़ुद मुख्तार होना है, ख़ुद अपने आप करना है। और फिर हम लोग अलीगढ़ चले गए। मैं अपने हाई स्कूल के बाद मैं और मेरी सिस्टर वहाँ पे मैंने MBA किया
और MBA के बाद जनरली लोग जॉब में जाते हैं। तो मैं उस वक्त लखनऊ में, मेरे फादर पोस्टेड थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ पे ही कोई नौकरी करनी है। मैं ये बात कर रही हूँ 20-22 साल पहले की। तो उस वक्त भी और अनफॉर्चुनेटली अभी भी वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं। तो मैंने जो पहली जॉब स्टार्ट की वो बहुत ही छोटी जॉब थी, और आप यकीन नहीं करेंगे 2,500 रुपये मेरी सैलरी थी, और उसमें मुझे कंप्यूटर हार्डवेयर सेल करना था। तो मैं वहाँ लखनऊ में जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे उनके यहाँ ऑफिसेज़ में गई और मैंने ये काम किया। और मेरे साथ जो काम कर रहे थे वो ग्रेजुएट्स थे। मैं ऑटो में उसमें सफ़र करती थी। तो वो जॉब मैंने 1-2 बार मतलब 2 साल में मैंने 4 जॉब्स चेंज की वहाँ लखनऊ में, क्योंकि वहाँ जॉब्स नहीं थी। तो मैं दूसरी कंपनी में गई, वहाँ उससे भी कम सैलरी थी, लेकिन वो कंपनी थोड़ा नाम उसका अच्छा था। मैंने बीच में IAS के लिए भी कोशिश की, बट मैंने कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं की, क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत पैसे ज़ाय होंगे। और मेरा हमेशा से ये था कि मैं अपने फादर से ज़्यादा कभी पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब मैं हॉस्टल में थी अलीगढ़ में, मैंने BA सेकेंड ईयर में BA फर्स्ट ईयर की एक फ़ॉरेन स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया। तब से मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना, मेरे अंदर एक क्वालिटी थी। मैंने अपनी छोटी बहनों, मेरी 2 छोटी बहनें और एक बड़ी बहनें हैं, हम लोग 4 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है हमारा। तो मुझे मतलब पढ़ाने का बहुत शौक़ था। फिर मैंने जब MBA किया तो मुझे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए मैंने 2 छोटे बच्चों को उनके घर जाके शाम को पढ़ाती थी। तो ये पढ़ाने का ये सिलसिला मेरा हमेशा से रहा। तो जब मैंने 3 जॉब्स की कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट भी मैं नहीं कहूँगी, छोटी कंपनीज़ थी, तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं पढ़ाई की तरफ अपने को रुजू करूँ। तो मैंने फिर वहाँ यूनिटी मैनेजमेंट कॉलेज में BBA को पढ़ाना शुरू किया, जो मेरी चौथी जॉब थी 2 साल में। और काफ़ी स्ट्रगल किया, साथ कोचिंग भी करती थी। और जैसा आप जानते हैं घर में भी आपको थोड़ा टाइम देना होता है। फिर मैंने नेट किया और उसके बाद 99 में मैं दिल्ली आ गई, मेरी शादी हो गई। और बट मेरी ये खुशकिस्मती कही है कि मेरी फैमिली, जहाँ मेरी शादी हुई, वहाँ भी सब पढ़ाई की फील्ड में है। मेरे इन-लॉज़ जो हैं दोनों प्रोफेसर्स थे अलीगढ़ में, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया। फिर मैंने पहले प्राइवेट में पढ़ाना शुरू किया, और ये तुगलकाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ जाती थी और वहाँ पढ़ाती थी। 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। इन द मीन टाइम मैंने JRF क्वालिफ़ाई कर लिया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो UGC की होती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा टीचर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा कि मैं PhD करूं, थोड़ा और आगे अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ाऊं। तो मैंने फिर PhD शुरू कर दी। और इसी बीच मेरी बड़ी बेटी हुई, तो मैंने वहाँ से एक छोटी सी लीव ले ली। और मेरी खुशकिस्मती कहिए 2002 में, उससे पहले जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जो इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे MBA प्रोग्राम नहीं था। वहाँ एक पार्ट टाइम प्रोग्राम चल रहा था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। वहाँ फुल टाइम प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, और उसमें 3 पोस्ट निकली, प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर की। और बहुत मेरी खुशकिस्मती है और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मैंने उसमें अप्लाई किया और मैं उसमें सेलेक्ट हो गई। तो मैंने 2002 से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे 18 साल हो गए हैं, और मैंने अपने डिपार्टमेंट को शुरू से बनाया है। राहिला जी, मुझे लगता है कि आप MBA किया आपने, आप मार्केटिंग में जा सकते थे। आपने जो MBA किया था वो HR मार्केटिंग में किया था, आप किसी MNC में हो सकते थे, लेकिन आप इस फील्ड में आए। तो कहें कि शायद ये आपके नाम का असर है, क्योंकि राहिला, आप ही ने बताया कि मतलब होता है राह दिखाने वाली। जी, पढ़ाने का शौक़ था। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया था, घर में पढ़ाती थी। फिर जब मुझे कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी, ये इसे आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं कि मुझे कोई कॉर्पोरेट में, क्योंकि मैं छोटे शहर में थी, शायद मैं दिल्ली में होती तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती। अच्छा, मेरे जो क्लासमेट्स थे उनको ये लगता था कि मेरे फादर एक अच्छी पोस्ट पे हैं, तो वो मुझे शायद कोई गवर्नमेंट जॉब UP गवर्नमेंट में या कहीं दिलवा देंगे। तो उन्हें भी बड़ा ताज्जुब होता था कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और यहाँ वहाँ जा रही हूँ। और जो टीचिंग जॉब की थी वो भी बहुत छोटी सी जॉब से स्टार्ट किया था, एक डिग्री कॉलेज में BBA पढ़ाना शुरू किया। लेकिन वही मेहनत थी जो काम आई। फिर दिल्ली में आके फिर प्राइवेट में पढ़ाया, फिर जामिया में आए, और जब जामिया में आए तो फिर पढ़ाना शुरू किया और डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना शुरू किया। मैंने प्लेसमेंट देखा है यहाँ काफ़ी साल, स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट, क्योंकि मुझे खुद अलीगढ़ से मैंने MBA किया, तो वहाँ पे प्लेसमेंट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, कुछ स्टूडेंट्स का हुआ था। तो मुझे लगा कि बच्चों के प्लेसमेंट के लिए करना चाहिए, तो मैं काफ़ी साल प्लेसमेंट में रही हूँ। राहिला जी, आपने बताया आप 4 बहनें हैं, और एक सवाल यहाँ पे ज़रूर बनता है कि बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी होती है कि लड़का होना चाहिए, लड़का चाहिए। तो आपकी फैमिली में जब कोई भाई नहीं था, आपके वालिद का कोई बेटा नहीं था, ऐसे में बेटे की जिम्मेदारी किसने निभाई, और क्या वाकई कोई परेशानी आती है अगर बेटा ना हो तो?
या उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमेशा कहते हैं कि नहीं बेटा चाहिए, उसके लिए बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं या फिर उसके लिए वो कहीं ना कहीं कम आते हैं बेटियों को? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बेटा नहीं है तो घर नहीं चलेगा, बल्कि आजकल तो बेटियां भी बेटों से बढ़कर काम कर रही हैं। Correct. और बहुत से घरों में बेटियां नहीं होती हैं, बेटे होते हैं, लेकिन वो भी चले जाते हैं दूसरे शहरों में जॉब करने के लिए, तो पेरेंट्स अकेले हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरी बड़ी सिस्टर जो है मेरे फादर के साथ रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। उन्होंने तो पूरा बेटे का संभाला हुआ है और मैं भी जॉब कर रही हूँ। तो चाहूँ तो वैसे तो पेरेंट्स लेते नहीं हैं हेल्प कभी अपनी बेटियों से, लेकिन चाहूँ तो कर सकती हूँ और उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि मैं जॉब कर रही हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, बेटियों को भी अगर पढ़ाया जाए और उनको बेसिकली ये सोसाइटी का एक वो है कि सोसाइटी में एक ये बना दिया गया है कि बेटा होना ज़रूरी है, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है बेटा हो या बेटी हो। बट मेरे ख़्याल से अगर इल्म पे ध्यान दिया जाए और उनको पढ़ाया लिखाया जाए और उनको ख़ुद मुख्तार बनाया जाए कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ कर सकें, तो आई थिंक ये ख़त्म हो जाएगा ये बेटा बेटी का। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, ना ही मेरी फैमिली में ऐसा था और हमेशा से सपोर्ट था। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई नहीं हैं, कज़न्स वगैरह थे, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं हमें। आप घर भी संभाल रही हैं, आप एक माँ भी हैं, आप एक बेटी भी हैं, आप एक बहन भी हैं, आप बहुत सारे रोल निभा रही हैं। फिलहाल कैसे घर को और ऑफिस को मैनेज कर पाते हैं? कितनी मुश्किल आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी सोसाइटी में ये है कि भाई घर का जो काम है, जो खाना पकाना है, जो घर की साफ सफाई है, वो औरत ही करेगी, भले ही वो जॉब कर रही है। जी हाँ, ये है और धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब ऐसा नहीं है, अब हस्बैंड्स भी हेल्प करते हैं। स्पेशली ये पैंडमिक में सब लोग घर में रहे तो सब ने मिल करके ही हेल्प की। और ये है, वही बात है जो सोसाइटी में है कि औरत के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि शायद ये एक रीज़न भी था कि मैं टीचिंग की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान हुआ, क्योंकि टीचिंग एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसमें आपके टाइमिंग्स इतने रिजिड नहीं होते और कॉर्पोरेट की तरह नहीं है कि सुबह आपको जाना है फिर रात में आना है। तो ये भी तो कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैं टीचिंग की तरफ मुतासिर हुई। और मेरा अपना भी इंटरेस्ट था, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ था। और अभी भी एक क्लास लेने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो शायद मेरे ख्याल से जिन्होंने नहीं ली है वो नहीं समझ सकते हैं। आप आज जिस मुकाम पर हैं उस कामयाबी में आपके शौहर का कितना बड़ा सपोर्ट, कितना बड़ा रोल रहा? बहुत सपोर्ट रहा। हम लोग एक ही ऑलमोस्ट एक साथ पढ़े हैं, तो वो हमेशा समझते, और दोनों एक ही फील्ड के हैं, दोनों ने MBA किया था, तो हमेशा सपोर्ट रहा। इनफैक्ट वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं, अभी भी कहते हैं कि तुम कुछ एडिशनल कोर्स कर लो, बिकॉज वो कॉर्पोरेट में हैं, कॉर्पोरेट में चीज़ें बहुत तेज़ जाती हैं। और मुझे भी दिल चाहता है कि मैं भी कुछ और कोर्स करके अपने को अपडेट करती रहूँ, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जिसका कोई एंड नहीं है। आपको घर में भी पढ़ना है, आपको अपने को अपडेट करना है, नहीं तो फिर आप अपने स्टूडेंट्स से पीछे चले जाएंगे। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं स्टूडेंट्स के आगे ना जाऊँ, कम से कम उनके साथ चलूँ, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हो, सॉफ्टवेयर्स हों, तो मैं अपने को अपडेट करती रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। इनफैक्ट जब मैं पहली बार डेनमार्क गई थी, मेरी बेटी बहुत छोटी थी और वो बॉम्बे में पोस्टेड थे, तो वो स्पेशली दिल्ली आए। इनफैक्ट मेरे इन-लॉज का भी सपोर्ट था, वो आए और कहा कि नहीं तुम जाओ ज़रूर, तुम्हें ये मौका मिला है, तुम जाओ कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करो। तो आई थिंक बिना सपोर्ट के, फैमिली सपोर्ट के, हस्बैंड सपोर्ट के, ये पॉसिबल नहीं होता है किसी भी लड़की के लिए। और इनफैक्ट मेरा ये मैसेज होगा सब घरों के लिए कि अपनी वाइफ्स को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी बेटियों को प्रमोट करें, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। और जैसा हम सब जानते हैं आजकल कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो या IPS हो, मतलब हर फील्ड में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें औरत नहीं जा सकती और अच्छा नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, आजकल तो आर्म्ड फोर्सेस में भी लड़कियां हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। स्पोर्ट्स में देखेंगे तो ज़्यादातर मेडल्स लड़कियाँ ला रही हैं, तो आप कहते हैं लड़कियाँ नहीं होनी चाहिए। सानिया मिर्ज़ा हैं, साइना नेहवाल हैं, सिद्धू हैं, इतने सारे लोग हैं। तो ये तो सोच बदलनी चाहिए और बदल रही है, सोच बदलनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कुछ करना चाहती हैं जिंदगी में, लेकिन किसी तरह से कोई परेशानी आ रही है या फिर घर वाले राजी नहीं, घर वालों को किस तरह मनाया जाए? और उन घर वालों से आप क्या कहना चाहेंगे, उन वालिदैन से आप क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं अपनी लड़कियों पर, अपने बच्चों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं कि यार दिमाग में होता है बाहर जाएंगी तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी? मेरे ख्याल से तो एक तो पहली चीज़ है पॉजिटिव रहना चाहिए, और ये बदलाव आ रहा है। मैं जामिया में मैं पढ़ाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि कई बार मुझे पेरेंट्स को भी काउंसिल करना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए हॉस्टल नहीं है, हम कैसे उसे छोड़ें। तो हम लोगों ने समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर हॉस्टल नहीं है
तो पीजीज़ हैं, सेफ़ हैं, आप बच्चे को पढ़ने दीजिए, जो वो करना चाहती है उसे करने दीजिए। तो अब ये चेंज आ रहा है और मेरा ये मैसेज रहेगा कि बेटा हो या बेटी एक ही तरह समझें, और बेटियों को तो ख़ास तौर से पूरी तरह उनको तवज्जो दें, उनको पढ़ाई को, उनको एक इन्वेस्टमेंट समझें, अपना बोझ ना समझें, क्योंकि वो आगे चल के ना पेरेंट्स का ना ही ख्याल रखती हैं, बट साथ साथ अगर जॉब करेंगी तो वो हर तरह से उनकी मदद भी कर सकती हैं और उनका सहारा भी बन सकती हैं। कई जगह हमने देखा है कि अक्सर ना बेटियां बेटों से बेहतर साबित होती हैं। जी, ये भी होता है। तो आपके सामने कोई ऐसी मिसाल या फिर आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, कोई कंपैरिजन नहीं है, बेटे भी करते हैं बहुत, बेटियां भी करती हैं, बट हाँ, ये आपने कोट सुना होगा जिसमें कहा गया है कि बेटे जब तक बीवी नहीं आती है तब तक तो बहुत करते हैं, लेकिन बेटियां ज़िंदगी भर करती हैं, डॉटर इज़ डॉटर ऑल हर लाइफ। तो ऐसा नहीं, हाँ बेटियां बहुत करती हैं, मैंने देखा है, मेरे बड़े अब्बा की भी बेटी हैं, वो भी उनके लिए करती हैं, उनके भी बेटे नहीं हैं। शमसुर रहमान फारूकी साहब बहुत ही नोन उर्दू के राइटर और क्रिटिक हैं, उनकी भी डॉटर्स ही हैं, उनके बेटे नहीं हैं, बट वो भी प्रोफेसर्स हैं और वो भी अपने फादर का बहुत अच्छा ख्याल करती हैं। राहिला जी, भारत सरकार ने जो अभियान चलाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस पर काफ़ी जोर देते हैं, काफ़ी बात की जाती है इसकी, तो आपको क्या लगता है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसका असर किस तरह से है माशरे में, और जो लोगों की एक मेंटालिटी है कि बेटी बोझ है या दहेज देना पड़ेगा या वो अपने घर चली जाएगी फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा, इस तरह की बहुत सारी बातें माशरे के, समाज के दिमाग में रहती हैं, उन सारी बातों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चीज़ें तो काफ़ी डीप रूटेड हैं, वक्त लगेगा, लेकिन वही जैसे मैंने आपको बताया कि बदलाव आ रहा है। अब लोगों के स्पेशली शहरों में 1-2 बच्चे होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो तवज्जो देते हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे जाएगा, ये बहुत अच्छा ये शुरुआत की है, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया है, इसका बदलाव धीरे धीरे देखने को मिलेगा, और बड़े शहरों में तो आ ही रहा है, बट छोटी जगहों पे भी आएगा धीरे धीरे, और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब लोगों में लोग फ़र्क करना छोड़ देंगे। बेटी अगर खुद ही अर्न करेगी तो दहेज और इस सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और पढ़ी लिखी होगी, अपने खड़ी हो सकती है अपने लिए, तो लोगों में चेंज आएगा और आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। राहिला जी, आप जिस मकाम पर हैं आज, जाहिर सी बात है आपने कभी इसके बारे में सोचा होगा, बहुत शुरुआत से, बहुत स्क्रैच से आपने शुरू किया था, लेकिन आज जहाँ पहुँचे हैं, या कहें कि जो ख्वाब आपने अपनी ज़िंदगी के लिए देखा था उसकी ताबीर आज आपके मुताबिक हो रही है? जी बिल्कुल, मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं और अपने बलबूते पे अपनी जॉब करूं। पहले जैसे मैंने बताया, मुझे आईएएस बनने का भी शौक़ था, लेकिन वो मैंने नहीं पूरा कर पाई। लेकिन आज मैं प्रोफेसर हूं और एक यूनिवर्सिटी में, और मुझे बहुत शुक्र है अल्लाह का और अपनी फैमिली का, सबका, जिसने मुझे सपोर्ट किया। और मैं हमेशा, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ भी उनको मोटिवेट करती रहूं, और जब भी वो मेरे पास गाइडेंस के लिए आते हैं मैं उनको मोटिवेट करती हूं, और मैं उनको कहती हूं कि और मेहनत करें। और कई बार स्पेशली आजकल के हालात में बहुत सारे बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो मेरा उनको यही मैसेज होता है कि ये वक्त है, गुजर जाएगा, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा एक मैसेज मेरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट, जो वक्त को बर्बाद ना करें। आजकल की जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा है कि वो मोबाइल में और इधर की चीज़ों में लगे रहते हैं और अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, उनको लगता है अभी बहुत वक्त है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वक्त की कदर करें। जो वक्त की कदर नहीं करेगा तो वक्त भी उसकी कदर नहीं करेगा। और मैंने हमेशा अपने वक्त को, थोड़े से थोड़े वक्त को निकालने की कोशिश करी, चाहे अपने घर के काम के साथ साथ पढ़ना हो या पढ़ाना हो। तो मेरे अंदर और कोई क्वालिटी तो नहीं थी, बट शायद यही एक क्वालिटी थी जो मेरे फादर ने ही हम लोगों को, पंक्चुअलिटी और टाइम को मैनेज करना कैसे आता है। और मुझे लगता है अगर टाइम को मैनेज करना आ जाए तो इंसान हर फील्ड में कामयाब हो सकता है। ताबीर भी हमारी। राहिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया। तो जिस तरह से राहिला जी आपने बातें बताई, मैं उम्मीद करता हूँ कि माशरे के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी, जो लोग हमें देख रहे हैं, और वो लड़कियाँ जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, या फिर वो वालिदैन जो कि कहीं ना कहीं अपनी लड़कियों को कम आंकते हैं या फिर थोड़ा डरते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें कुछ सबक ज़रूर मिला होगा। और इनकी सारी बातों से एक बात मुझे ध्यान आती है कि जब एक मर्द पढ़ाई लिखाई करता है तो एक घर
एजुकेटेड होता है उसको फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो पीढ़ियों को, जनरेशन्स को फ़ायदा होता है। और राहिला जी तो वैसे ही एक ऐसी फील्ड में है कि वो पीढ़ियों को फ़ायदा पहुंचा ही रही हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे आपको मेरी जो अच्छी विशेज़ होती हैं वो आपके साथ हैं, और उम्मीद करें कि ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम आप हासिल करें। तो यहाँ 2 लाइन्स मुझे याद आती हैं, तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है।